नमस्कार। संसद में पिछले 2 दिन से संविधान को बचाने के लिए कौन कितना बड़ा संविधान का रखवाला है, इस पर लंबे लंबे भाषण हो रहे थे। नरेंद्र मोदी भी 1.5 घंटे का भाषण दे करके गए और 2 दिन बाद ही संविधान में बदलाव के लिए बिल पेश कर दिया गया। बिल का नाम रखा गया संविधान विधेयक 2024। कंफ्यूज मत होइए, सुप्रीम लीडर की भाषा में इसे ही 1 नेशन 1 इलेक्शन यानी एक देश एक चुनाव बिल कहा गया है। 2 दिन से संविधान के नाम पर आंसू बहाने वालों को नेताजी की पार्टी समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ सांसद धर्मेंद्र यादव देख रहे थे। संसद में उनसे रहा नहीं गया और वो बात कह बैठे जो इस देश के बहुत सारे नागरिक कहना चाहते थे। मैं इस संविधान के 129वें संशोधन अधिनियम के विरोध के लिए खड़ा हूं। अध्यक्ष जी, मैं समझ नहीं पा रहा हूं, अभी 2 दिन पहले संविधान को बचाने की, संविधान की गौरवशाली परंपराएं की कस्में खाने में कोई कमी नहीं रखी। 2 ही दिन के अंदर संविधान की जो हमारी मूल भावना है, 2 ही दिन के अंदर संविधान का जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है, 2 ही दिन के अंदर संविधान का जो हमारा संघीय ढांचा है, उसको खत्म करने के लिए संविधान संशोधन बिल लाए हैं। और ये लोग एक देश एक संविधान एक चुनाव की बात करते हैं। जो लोग 8 विधानसभाएं भी एक साथ नहीं करा पाते हो, मौसम देख के तारीखें बदलते हो, वो लोग बात करते हैं एक देश एक चुनाव की। इसलिए अध्यक्ष जी, मैं अपनी पार्टी की ओर से, अपने नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी की ओर से इस बिल का पुरजोर विरोध करता हूं और आपके माध्यम से देश के जनमानस से कहना चाहता हूं, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग तानाशाही लाने के नित नए रास्ते लाते हैं। जो 8 विधानसभाओं का चुनाव एक साथ नहीं करा पाए, 4 राज्यों के चुनाव एक साथ नहीं करा पाए, वो पूरे देश की लोकसभा और सारे प्रांतों की विधानसभाएं एक साथ कराने की बात करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं सरकार से, अगर एक प्रांत के अंदर सरकार गिरती है तो क्या पूरे देश की लोकसभा के चुनाव कराओगे? क्या अगर लोकसभा के चुनाव के चक्कर में उस प्रांत के लोग क्यों सफर करेंगे? अरे चर्चा कर लेना। अरे कुछ नहीं बचा है, कुछ नहीं बचा है आपके पास। अध्यक्ष जी, सदन को थोड़ा सा सिस्टम में लाएं। अध्यक्ष जी, आपसे अनुरोध है, आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है, जनता ने बड़ी उम्मीदों के साथ हम सबको भेजा है और हम सब लोगों की जिम्मेदारी है, ये संविधान विरोधी, ढांचे विरोधी, बेसिक स्ट्रक्चर विरोधी कई केसों की चर्चा की मनीष तिवारी जी ने, मैं उनके साथ जोड़ते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय की भावनाओं के विरोधी, गरीब विरोधी, दलित विरोधी, पिछड़ा विरोधी, मुसलमान विरोधी इस नीयत को वापस लो। ये अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मेरी आपसे प्रार्थना है। बहुत बहुत धन्यवाद। इस बिल के विरोध में गौरव गोगोई बोलने के लिए खड़े हुए तो बताने लगे कि इस बिल के भीतर क्या क्या है। उन्होंने एक चौंकाने वाली चीज बताई कि 1 नेशन 1 इलेक्शन बिल में इलेक्शन कमीशन के पास विधानसभाओं को भंग करने की पावर होगी। इलेक्शन कमीशन राष्ट्रपति को भी विधानसभाएं भंग करने की सलाह दे सकता है। ये दोनों कानून संविधान और नागरिकों के वोट देने के जो उनकी संवैधानिक अधिकार है उस पर आक्रमण है और इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। विरोध का आधार ये है कि इस सबसे पहले 82(5) में चुनाव आयोग को जो यहाँ पे ताकत दी गई है कि चुनाव आयोग आज राष्ट्रपति को अपना एक निर्णय दे सकते हैं कि कब निर्वाचन हो सकता है। ये कभी भी इससे पहले चुनाव आयोग की ऐसी ताकत भारत के संविधान के निर्माताओं ने नहीं बनाया है। चुनाव आयोग की क्या सीमाएं हैं वो आर्टिकल 324 में है, जहां पर इलेक्शन कमीशन को बस कैसे सुपरवाइज करना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए, इलेक्शन रोल कैसे बनाना चाहिए, वहीं तक ही चुनाव आयोग की क्षमताओं का सीमा बनाया है। लेकिन इस संविधान ने चुनाव आयोग को असंवैधानिक गैर कानूनी ताकत दी है। राष्ट्रपति अगर कोई परामर्श लेते हैं तो सिर्फ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से परामर्श लेते हैं, वो कभी भी वो चुनाव आयोग से परामर्श नहीं लेते हैं। ये एक गैर संवैधानिक इन्होंने एक ढांचा बनाया है। राष्ट्रपति जी अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस लेते हैं 74, जो आर्टिकल 74 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में है, या वो आर्टिकल 356 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वो सिर्फ गवर्नर के रिकमेंडेशन पे ले सकते हैं।
356 गवर्नर के रिकमेंडेशन पे या 74 के अनुसार काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के रिकमेंडेशन में। ये पहली बार ये एक ऐसा कानून लाए हैं कि राष्ट्रपति अब चुनाव आयोग के भी रिकमेंडेशन पर एक निर्णय ले सकते हैं। ये पूरी तरीके से इसका विरोध करते हैं। चुनाव आयोग में किस प्रकार से कमिश्नर्स नियुक्त होते हैं, नहीं होते हैं, सुप्रीम कोर्ट की भूमिका रहती है, हटाई जाती है, उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। दूसरी बात यह है कि संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर में एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी के बीच में संतुलन हो, उसका भी विवरण है। आज इस बिल के द्वारा आदरणीय राष्ट्रपति जी को ज्यादा शक्ति दिया गया है कि वो अपने सुपरिंटेंडेंट से एक नए 82A के द्वारा अब वो विधानसभाओं को भंग कर सकती है। ये एक्सेसिव पावर इस बिल में चुनाव आयोग को भी दिया गया है और राष्ट्रपति जी को भी दिया गया है। अब अगर आप क्रोनोलॉजी एक्सपर्ट नहीं है तो दोस्तों वक्त आ गया है कि आपको क्रोनोलॉजी एक्सपर्ट बनना चाहिए। पहले चुनाव आयोग के मुखिया को चुनने का कानून मोदी जी ने पलटा, नया कानून ऐसा बनाया जिसमें प्रधानमंत्री की मर्जी का ही चुनाव आयोग का मुखिया होगा, यह निश्चित किया गया। उसके बाद वन नेशन वन इलेक्शन बिल लेकर के आया जा रहा है जिसमें चुनाव आयोग को विधानसभाएं भंग करने के अधिकार दिए जा रहे हैं। चुनाव आयोग का मुखिया कितना निष्पक्ष होगा ये तो आपको मालूम ही है। क्रोनोलॉजी समझिए, 2 साल पहले जो किया गया था वो किस लिए किया गया था? दोस्तों, गौरव गोगोई एक के बाद एक वन नेशन वन इलेक्शन की पोल पट्टी खोल रहे थे कि प्रधानमंत्री मोदी जी पर के प्रचार से ये पूरे ये भारत के चुनाव को छीनेंगे, तो हम ये चोरी नहीं होने देंगे और हम बिल का विरोध करते हैं। इस बिल को जेपीसी में भेजा जाए। बिल की पोल पट्टी खुलती देख अमित शाह को खड़े होना पड़ा। अमित शाह ने ऑफर रख दिया कि बिल को जेपीसी में भेज दिया जाना चाहिए, वहां पर चर्चा हो जाएगी। बार बार चर्चा का क्या मतलब है कि इसको जेपीसी को दे देना चाहिए। जब ये संविधान सुधार का विधेयक, संवैधानिक संशोधन जब कैबिनेट में चर्चा में आया, तब प्रधानमंत्री जी ने स्वयं मंशा व्यक्त करी थी कि इसको जेपीसी को देना चाहिए। इस पर विस्तृत चर्चा सभी स्तर पर होनी चाहिए। इसलिए मुझे लगता है कि इसमें सदन का ज्यादा समय जाया करे बगैर अगर मंत्री जी कहते हैं कि इसको जेपीसी को सौंपने के लिए वो तैयार है, तो जेपीसी में सारी चर्चा होगी और जब जेपीसी के रिपोर्ट के आधार पर कैबिनेट इसको पारित करेगी तब भी फिर से चर्चा होनी है। तो मैं मानता हूं कि माननीय मंत्री जी अगर जेपीसी में रखने की इच्छा व्यक्त करते हैं तो यहीं पर एक चीज समाप्त हो जाएगी। फिर कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने भी हाँ में हाँ मिलाई। उसके बाद वोटिंग कैसे हुई और वोटिंग मशीन से अगर गड़बड़ी हो जाए तो संसद में कैसे पर्ची सिस्टम की व्यवस्था की गई है वो भी आपको बताऊंगी। लेकिन पहले समाजवादी पार्टी के सांसद और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को भी सुन लीजिए कि वो वन नेशन वन इलेक्शन पर क्या कहते हैं। अखिलेश यादव ने कहा, यह संविधान को खत्म करने का एक और षड्यंत्र है। इससे राज्यों का महत्व भी घटेगा और राज्यसभाओं का भी। कल को ये भाजपा वाले राज्यसभा को भी भंग करने की मांग करेंगे और अपनी तानाशाही लाने के लिए नया नारा देंगे, एक देश एक सभा। जबकि सच्चाई यह है कि हमारे यहाँ राज्यों को मूल मानते हुए राज्यसभा की निरंतरता का संवैधानिक प्रावधान है। लोकसभा तो 5 वर्ष तक समयावधि के लिए होती है। ऐसा होने से लोकतंत्र की जगह एक तंत्री व्यवस्था जन्म लेगी जिससे देश तानाशाही की ओर जाएगा। दिखावटी चुनाव केवल सत्ता पाने का जरिया बनकर रह जाएगा। अगर भाजपाइयों को लगता है कि वन नेशन वन इलेक्शन अच्छी बात है तो फिर देर किस बात की, केंद्र और सभी राज्यों की सरकारों को भंग करके तुरंत चुनाव करवाइए। दरअसल ये भी नारी शक्ति वंदन की तरह एक जुमला ही है। कहीं एक देश एक चुनाव की योजना चुनावों का निजीकरण करके परिणाम बदलने की साजिश तो नहीं है। ऐसी आशंका इसलिए जन्म ले रही है क्योंकि कल को सरकार कहेगी कि इतने बड़े स्तर पर चुनाव कराने के लिए उसके पास मानवीय व अन्य जरूरी संसाधन ही नहीं है, इसलिए हम चुनाव कराने का काम भी ठेके पर दे रहे हैं। जनता का सुझाव है कि भाजपा सबसे पहले अपनी पार्टी के अंदर जिले, नगर, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह के चुनाव को एक साथ करके दिखाए, फिर पूरे देश की बात करे। बैरिस्टर ओवैसी साहब संसद में खड़े हुए तो उन्होंने वन नेशन वन इलेक्शन को छोटी छोटी पार्टियों को खत्म करने वाला बिल बताया और सुप्रीम लीडर की ईगो को मसाज करने वाला बिल बताया। This bill will finish off regional parties. This bill is only brought in to massage the ego of the supreme leader. Thank you, sir. I oppose this bill. वैसे तो स्पीकर की नजर बास की तरह होती है। कई बार हाथ गिनकर, कई बार यस और नो सुनकर ही बता देते हैं कि बिल के पक्ष में कितने लोग हैं और विरोध में कितने लोग हैं। लेकिन नई संसद में नई वोटिंग मशीन लगी थी, उसे भी चेक करना था। इसलिए पहली बार लोकसभा में वोटिंग हुई। माननीय सदस्यगण,
सदन में अगर मतदान हुआ, डिवीजन हुआ, तो पहली बार इस सदन में इलेक्ट्रॉनिक डिवीजन होगा। इसलिए मेरा आग्रह है कि एक बार सीट पर बैठ जाएं। संसद में वोटिंग मशीन से वोटिंग होने के बाद स्पीकर ने कहा कि जिनसे गलत वोट पड़ गए हों वो अपना वोट चेक कर सकते हैं, बड़ी स्क्रीन पर देखकर मतदान कर सकते हैं। जिनसे वोट डालने में गलती हो गई हो वो दोबारा पर्ची से वोट डाल सकते हैं। इस सदन में पहली बार मतदान हो रहा है और पहली बार मतदान प्रक्रिया में कुछ परेशानियां आप सब सदस्यों को अनुभव हो सकती है। हमारी तरफ से इसको कई बार अभ्यास किया गया है, लेकिन मतदान पहली बार किया जा रहा है। अगर कोई संशोधित करना होगा तो हम सब इसको संशोधित भी करेंगे और किसी माननीय सदस्य को अगर बटन दबाने में परेशानी होगी तो इस बार हम व्यक्तिगत रूप से उसकी पर्ची के लिए भी अलाउ करेंगे। अब ये सुविधा संसद को है तो फिर समाज को क्यों नहीं? एक देश एक इलेक्शन बिल संसद में पास कराने की लड़ाई चल रही है दोस्तों। दावा किया जा रहा है कि चुनाव आयोग पूरे देश में एक साथ एक चुनाव करा लेगा। चुनाव आयोग बड़ा महान है, लेकिन दोस्तों एक विधानसभा में ये चुनाव आयोग वोटों के मिलान के लिए वीवीपैट सभी मशीनों पर नहीं लगा पाता है। आप राजीव कुमार को राजा हर्षटन मानना चाहें तो मान सकते हैं, लेकिन विपक्षी दल कहते हैं कि बेईमानी और मक्कारी को छिपाया जा सके इसके लिए सभी मशीनों को वीवीपैट से नहीं जोड़ा जाता। तो संसद में 269 वोट बिल के पक्ष में पड़े और विरोध में 198 वोट पड़े, लेकिन बीजेपी का काम 269 वोट से चलने वाला नहीं है। सदन में बिल पास कराने के लिए चाहिए होते हैं मौजूद सदस्यों की संख्या के 2/3 वोट, यानी 362 वोट चाहिए वन नेशन वन इलेक्शन बिल पास कराने के लिए, और पूरे एनडीए को मिलाकर के भी 292 सीटें ही हैं। दोस्तों मोदी को बैसाखी पर लाकर इंडिया ने मनमानी करने से तो रोक दिया है। अगर यही संख्या आज 400 पार होती तो आज की लोकसभा से वन नेशन वन इलेक्शन बिल यानी संविधान विधेयक 2024 पास हो गया होता। दोस्तों मेरा नाम प्रज्ञा मिश्रा है। वन नेशन वन इलेक्शन पर आपकी क्या राय है कमेंट में बताइएगा। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद।